Hello dear, how are you? विपिन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम फिज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओम्स लॉ में स्टेटमेंट इसका ये है कि इफ़ फिज़िकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर physical condition of a conductor such as length, thickness and temperature remains constant, then potential difference applied across it is directly proportional to the current flowing through it। इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में जब उसकी लेंथ, उसका मोटाई, थिकनेस और टेम्परेचर, उसका ताप ना चेंज करें, भौतिक अवस्थाएं ना चेंज करें, फिज़िकल कंडीशन ना चेंज करें, तो जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतनी ही बड़ी उसमें करंट फ्लो होगी। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है R, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग करंट और वाई एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था तो करंट भी ज़ीरो थी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ओम्स लॉ के लिए वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी, बट रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का कांस्टेंट होगा। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डेरिवेशन प्रूफ भी पूछते हैं। तो चलिए इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ का डेरिवेशन, सपोज करिए ये L लेंथ का कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, क्रॉस सेक्शन एरिया ही थिकनेस है। इस पर हमने V वोल्ट का एक DC सोर्स लगाया, तो सारे करंट प्लस वाले एंड की ओर अट्रैक्टेड होंगे। लेकिन जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो जब टकराएंगे चलते समय वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो किसी एटम से टकरा जाएंगे, फिर स्पीड अप होंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर किसी एटम से टकरा जाएंगे। तो टू कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट करते हैं दो लगातार टक्करों के बीच में जितना टाइम लगता है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, वो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही, लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन के फाइनल वेलोसिटी के एवरेज को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट होती है। जबकि ये वेलोसिटी बढ़ती है और टकरा के फिर स्लो होते हैं, फिर वेलोसिटी बढ़ती है, फिर टकरा के स्लो हो जाते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट होती है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मान लीजिए इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, F का फॉर्मूला होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। तो यहाँ पर Q की जगह हमने रख लिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो ये फोर्स का फॉर्मूला E हो गया। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो मैकेनिकल फोर्स F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ma हो गया। दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे, ma इक्वल्स टू E हो जाएगा। वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस।
तो मान लीजिए कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया गया और इसकी लेंथ L है, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर E की वैल्यू हमने V/L रख दी, तो MA इक्वल्स टू EV/L हो गया। M को डिवाइड में भेज दिया तो एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन लगेगा A इक्वल्स टू EV/ml। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, इसका यूज़ अभी हम आगे करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज़ अभी हम लोग आगे करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we know that v1 equals to u1 plus a tau 1, where v1 is final velocity of first electron, u1 is initial velocity of first electron, a is acceleration we have calculated earlier, and tau 1 is the relaxation time, the time taken to successive collision by an electron. For second electron v2 equals to u2 plus a tau 2, ऐसे for nth इलेक्ट्रॉन vn इक्वल्स टू un प्लस a tau n। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है द एवरेज ऑफ ऑल फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो Vd इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। ये एवरेज वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ स्मॉल n जो है, स्मॉल n को कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले में v1 की वैल्यू हमने रख दिया u1 प्लस a tau 1, v2 की वैल्यू रख दिया u2 प्लस a tau 2, ऐसे करके डैश डैश vn की वैल्यू रख दिया un प्लस a tau n, un प्लस a tau n। अब Vd u1 u2 un को सबको अलग कर लिया और एक्सेलरेशन a कॉमन लेने के बाद tau 1 tau 2 tau n डैश डैश अपॉन n अलग कर दिया इसको। ये tau 1 रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज हो गया टाउ, और बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस द एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में टेढ़े मेढ़े भागते रहते हैं, तो एक दूसरे के वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से पहले फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है, तो ये 0 रख गया ए, और ये सारे इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ हो गया। पीछे जो हमने ए का फॉर्मूला डिराइव किया था EV/ml, उसको हमने यहाँ ए की जगह पुट कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया Vd इक्वल्स टू EV/ml टाउ। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दिया। फिर इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद वी नो दैट the relation between current and drift velocity is I equals to NEAVD। I करंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसको कहते हैं, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, A है क्रॉस सेक्शन एरिया एंड VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो NEA को इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो VD इक्वल्स टू हो जाएगा I/NEA। ये सेकेंड इक्वेशन बना दिया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से VD को इक्वेट कर दीजिए, तो Vd की वैल्यू EV/ml टाउ, और यहाँ सेकेंड से Vd इक्वल्स टू I/NEA। I को डिवाइड में भेज दीजिए, तो V/I इक्वल्स टू ml/NE² a टाउ। इस फार्मूले में ये इतना एक सिंगल कांस्टेंट R मान लिया गया। ये जो ml/NE² a टाउ है, इसमें m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A है क्रॉस सेक्शन एरिया, T है रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर टेम्परेचर ना चेंज करें तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा,
लेंथ ना चेंज करें कांस्टेंट रहेगी, एरिया क्रॉस सेक्शन ना चेंज करें कांस्टेंट रहेगा, बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कोई चेंज ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई चेंज ही नहीं कर सकता। हम लोग लेंथ चेंज कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर सकते हैं और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ा के कम कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए इसमें कंडीशन थी कि फिज़िकल कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट, तब ये पूरा एक सिंगल कांस्टेंट R हो गया, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और V अपॉन I R होता है, R हटा देंगे तो V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, यही ओम्स लॉ है। दिस इज़ द ओम्स लॉ वेयर R इज़ ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। अब इस फार्मूले से पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर and resistance is directly inversely proportional to the cross section area of the conductor and resistance is inversely proportional to the relaxation time of the free electrons। तो बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा उम्मीद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे बाकी किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, किरचॉफ्स लॉ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस चैप्टर से और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स वीडियोस हम आपको आगे भेजते रहेंगे। ओके, थैंक यू, वेलकम।